आने वाले महीनों में कई एग्जाम होने वाले हैं एक साथ, जैसे बैंक का, एसएससी का। और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, तो उसके पहले कई एग्जाम होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं करंट अफेयर्स का एक सेगमेंट एक बार फिर दोबारा लेके आया हूँ आपके सामने। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस के इस करंट अफेयर्स के सेगमेंट में, जहाँ हम लोग डेली की करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। खुशियों का आशियाना। खुशियों का आशियाना लोक फिल्म प्रतियोगिता 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? खुशियों का आशियाना एक 18 प्लस लोगों के लिए, सभी भारतीयों के लिए एक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये देख सकते हैं वहाँ इनका टेम्पलेट है कि खुशियों का आशियाना। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन सेगमेंट है, इसका रूरल और अर्बन दो भागों में इसका जो प्रधानमंत्री का आवास योजना का जो लक्ष्य है, दो भागों में बटा हुआ है, एक अर्बन है एक रूरल है। यहाँ पे अर्बन के लिए 1 जुलाई 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जहाँ पे कई लोगों को 3 कैटेगरी में पुरस्कार बांटा जाएगा। यहाँ पे पहला पुरस्कार पे 25,000 है, दूसरे पुरस्कार पे 20,000 है, और तीसरे पुरस्कार जो है तीसरा पुरस्कार वो 15,000 है। यहाँ पे 18 प्लस से सभी लोग आयोजित पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे सभी के लिए आवास किस प्रकार मिल सकता है इसके बारे में बात किया जाएगा और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री का यह लक्ष्य है 1.12 करोड़ घरों का लक्ष्य है अर्बन, और इसमें से 50 लाख घर लगभग बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं। अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने ओलंपिक के लिए 88 सदस्यीय, इसमें से 88 सदस्य जो टोक्यो भेजे गए हैं। अभी जैसे आपको पता होगा टोक्यो में समर ओलंपिक होने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे 88 सदस्यीय दल पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए जो वर्तमान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है। तो अभी अभी ये शपथ लिए हैं, तो इनका नाम क्या है? निशित प्रमाणित, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू या ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो इसका सही जवाब होगा अनुराग ठाकुर। ये देख सकते हैं अनुराग ठाकुर जी अभी इसको ये सदस्यों के लिए रवाना किए हैं, इनको हरी झंडी दिखा के। यहाँ पे 54 एथलीट हैं और 88 सदस्यों का जो सदस्य 88 सदस्यों का दल है। तो ये टोक्यो जा चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो निश्चित प्रमाणित हैं, ये यहाँ पे युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। बाकी इन दोनों का क्या मंत्रालय है, आप इसके बारे में बताइएगा कमेंट में। अपने अगले सवाल पे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ITRA, ITRA और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। ITRA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? इसका सही जवाब बताइए आप। इसका सही जवाब होगा आयुष मंत्रालय। आप देख सकते हैं आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय के सचिव जो हैं वैद राजेश कोटेचा, और जो वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं गुजरात के नितिन भाई पटेल, इनके द्वारा ये हस्ताक्षर हुआ है इस समझौते पे। और जो ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ये इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसको आयुष मंत्रालय द्वारा एक महत्व प्राप्त है, राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। और ये इकलौता इंस्टीट्यूट है। जैसे आपको पता होगा आयुर्वेद या योग, जो इस सारे चीज हैं, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस वर्चुअल रूप से मनाया गया है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस था? 68वां, 93वां, 84वां या 74वां? इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा 93वां। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR ने वर्चुअल रूप से अपना 93वां दिवस मनाया। यहाँ पे है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको मनाया। और यहाँ पे इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया किसान सारथी नाम से, जिससे किसानों को सही जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। यहाँ पे कई मंत्री और भी थे साथ में, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, ये सारे लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। पेगासस सॉफ्टवेयर, पेगासस सॉफ्टवेयर जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है, हाल ही में 300 से ज्यादा भारतीयों की जासूसी करने के लिए चर्चा में है। यहाँ पे सारे जितने पत्रकार हैं, पत्रकार, नेता, मंत्री, सभी का जासूसी करने के लेकर चर्चा में है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर किस देश का सॉफ्टवेयर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, चीन या फ्रांस? इसका सही जवाब होगा, जो पेगासस सॉफ्टवेयर है एक बहुत ज्यादा अचूक सॉफ्टवेयर माना जाता है। जैसे कि आपको पता होगा व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम या इस तरह के जितने भी हाई सिक्योरिटी वाले ऐप हैं, ये इनका भी जासूसी करने में सक्षम है। तो इस तरह से ये दुनिया का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर माना जाता है। एक मालवेयर का ही एक प्रकार होता है स्पाईवेयर, जो इस मालवेयर मीन्स होता है जो हमारे मोबाइल के लिए खतरनाक हो सकता है या हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है, उसको मालवेयर बोला जाता है। उसी का एक स्पाईवेयर विभाग है। तो यहाँ पे इजराइल का जो कंपनी है, वो लोग ये बोलते हैं कि इसको सरकार को ही बेचते हैं, क्योंकि ये उससे जितना क्राइम होता है इसको कंट्रोल करने में इससे मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पे कई नेता, मंत्री और कई पत्रकारों का हुआ है, इसलिए काफी बखेड़ा हुआ है और इस समय काफी न्यूज में है। यहाँ पे इजरायली कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में। तो यहाँ पे NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी एक कंपनी है इजराइल की, इसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है। इसका दूसरा नाम है क्यू स्वीट। कौन सा शहर देश का पहला शहर बनने जा रहा है जहां एक ही ट्रैक पर रैपिड और मेट्रो ट्रेन एक साथ दौड़ेगी? वाराणसी, हैदराबाद, पुणे या मेरठ? यहाँ पे एक रैपिड ट्रेन है जो हाई स्पीड ट्रेन होगी, ए और मेट्रो ट्रेन एक ही ट्रैक पे दौड़ सकेंगी। एक कौन सा इसके किस शहर में बनने जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा मेरठ। आप देख सकते हैं दिल्ली से मेरठ ये ट्रेन चलेगी, दिल्ली से मेरठ ये ट्रेन चलेगी। यहाँ पे मेरठ के जो स्टेशन है, 4 स्टेशन है, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। ये चारों जगह ये रैपिड ट्रेन रुकेगी। और यहाँ पे मेट्रो का जो ट्रैक है, यहीं पे मेट्रो ट्रैक भी आके रुकेगा। तो यहाँ पे अंदर अंदर ही लोग एक ही जो टिकट रहेगा या जो एक ही कार्ड रहेगा वो सेम वही यूज करते हुए दोनों चीज यूज कर पाएंगे, और यहाँ पे इनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अभी मेरठ में बनाया जा रहा है। ये ट्रेन जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पे चलेगी। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान से अपने राजनयिक को वापस बुलाने का ऐलान किया है? हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान से अपने राजनयिक को वापस बुलाने का ऐलान किया है? अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान, सऊदी अरब? इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान के जो वहां पर राजदूत हैं पाकिस्तान में, नजीबुल्लाह अली खेल, इनकी बेटी का अपहरण हो गया था और उनको काफी घंटे टॉर्चर करने के बाद वापस छोड़ दिया गया था। तो इस बात को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे काफी गुस्सा है, और इसके ऐलान करते हुए कि यहाँ इनके जितने भी कर्मचारी हैं, राजदूत हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको अफगानिस्तान वापस बुलाएंगे। और पाकिस्तान इससे काफी पाकिस्तान की इमेज खराब होता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा के फ्रांस ने अभी सभी नागरिकों को वहां से वापस आने के लिए बोल दिया है पाकिस्तान से, कि वहां पे उनको खतरा हो सकता है, वहां पे उनको कोई हेल्प नहीं किया जा सकता है। अभी अफगानिस्तान ने भी किया है। इससे इंटरनेशनली काफी इमेज खराब होता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान इसको देखते हुए काफी उटपटांग बयान भी दे रहा है, जैसे कि इंडिया ने अपहरण करवाया है। काफी देर तो ये लोग बोलते रहे कि कोई अपहरण ही नहीं हुआ, जानबूझ के गई थी, जैसे जानबूझ के गई थी उनको मारा पीटा गया, या
भारत ने करवाया, अभी सब बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले कि भारत ने करवाया है। जैसे आपको पता होगा इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी तनातनी है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं अशरफ गनी, इन्होंने भी आरोप लगाया था कि अभी तालिबान जैसे अफगानिस्तान में काफ़ी एरिया कैप्चर करते जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय कंट्री जितने ही नेटो कंट्री सब अपना सेना वापस बुला रही हैं। तो यहाँ पे तालिबान काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके सामने ये आरोप लगाया कि पाकिस्तान 10,000 से ज़्यादा मुजाहिदीनों को, आतंकवादियों को अफगानिस्तान में भेजा है तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी इनके रिलेशनशिप जो है, जो रिलेशन है इनके काफ़ी इसमें कड़वाहट आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाल के निचले सदन में हाल ही में किस नेता ने विश्वास मत जीतकर आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री बनने में सफल रहा? नेपाल का कौन सा नेता अभी वहां पे विश्वास मत हासिल करके आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री बनने में सफल रहा? केपी ओली, प्रचंड सिंह दहल, शेर बहादुर देउवा या चोलेंद्र शमशेर राणा? इसका सही जवाब होगा शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा अभी ये नेशनल कांग्रेस पार्टी जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं। इनका एज 75-76 साल है। ये अभी प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे हैं। ये जो चौलेंद्र सिंह शमशेर राणा हैं, ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हैं, मेन जो चीफ जस्टिस हैं, वो चौलेंद्र शमशेर राणा हैं। इन्होंने अभी ये निर्णय सुनाया था कि शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री बनाया जाए और उसके बाद ये विश्वास मत हासिल करें। अगर हासिल करने में सफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो हैं अपना विश्वास मत हार चुके थे और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वहाँ के जो चौलेंद्र सिंह शमशेर राणा हैं, जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये निर्णय सुनाया था कि जो है ये नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और इसके पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं कई बार, तो इसलिए इनको यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान में राजशाही खत्म करके दाऊद खान अफगानिस्तान में राजशाही खत्म करके दाऊद खान किस साल अफगानिस्तान गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बनते हैं? किस साल में अफगानिस्तान गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बनते हैं? 1987, 1992, 1956 या 1973? इसका सही जवाब होगा 1973। ये जो दाऊद खान हैं, इनका एक कोटेशन काफ़ी फेमस हुआ है कि बोलते हैं कि मैं उस समय अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान मानता हूँ जब मैं अमेरिकन सिगरेट जो है सोवियत माचिस से जलाता हूँ। तो ये वहाँ के राष्ट्रपति बने थे 1973 में। ये राजशाही परिवार के ही थे। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था 1953 से 1963 तक। उसके बाद ये 10 साल आंदोलन करते हैं और 10 साल के आंदोलन के बाद वहाँ के राजसत्ता को चैलेंज करने में, वहाँ पे राजसत्ता को हटाने में सफल होते हैं और पहली बार अफगानिस्तान की गणराज्य का स्थापना करते हैं और उसके राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति बनते हैं। 1978 में सोवियत की मदद से वहाँ की सेना जो है कूक कर देती है, वहाँ का तख्ता पलट कर देती है और इनको पूरे फैमिली के साथ मार दिया जाता है। तो उसके बाद आप जानते ही हैं 1978 के बाद से सोवियत संघ वहाँ काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था कि अफगानिस्तान के थ्रू वो इंडियन ओशियन में या हिंद महासागर में अपना स्थान बना सके, वहाँ पे आ सके। तो इसलिए वहाँ पे सेना की मदद से इनको कूक कराती है और तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद तालिबान बनाता है। अमेरिका उसके बाद तालिबान बनाया और हमें तालिबान की मदद से 1991-92 में सोवियत को यहाँ से खदेड़ने में सफल रहे। वही तालिबान को फिर अमेरिका खदेड़ता है 2021 के बाद और इस समय फिर तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा करते चले जा रहा है। इनका 1978 में इनको पूरे फैमिली के साथ मार दिया गया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।